हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज घटना चक्र का लेक्चर 10 है, आधुनिक भारतीय इतिहास का। और जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस घटना चक्र के सारे सीरीज करिए। और इसके पहले हम बता दूं तो घटना चक्र की सीरीज के साथ साथ आपके टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, उसको भी आप करिए। ये हमारा टेस्ट है जो कि बीपीएससी के लिए भी करवा रहे हैं, आपको यूपीएससी के लिए भी टेस्ट मिल जाएगा, तो इन सबको करते रहिए। ये है बीपीपीसीएस के लिए आरओ का टेस्ट भी, जो कि 4 टेस्ट चौथा टेस्ट है। ये हमारा चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर बाय प्रिया। आप सर्च कर लोगे तो टेस्ट का तो ये आ जाएगा चैनल, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट को दीजिए। और वहाँ पर सारे टेस्ट आपको करवा जाएंगे, बीपीएससी का जो कि 30 सितंबर को एग्जाम है, और यूपीपीसीएस आरओ का जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसका, और यूपीएससी का भी मैं एक टेस्ट लाई हूँ, तो उसको भी देख लीजिए। जाइए उस चैनल पे ज्वाइन करिए टेस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र का हम सीरीज। तो ये किसान आंदोलन और किसान सभा का आज लेसन करेंगे। इसके पहले बहुत सारे आंदोलन आपको पढ़ाए गए, जैसे नील आंदोलन वगैरह। तो पढ़ेंगे हम किसान आंदोलन के बारे में। तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे और इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। तो फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई और इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया और किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 में के दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाइयां पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से आगे देखेंगे। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान के नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी और वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद की तथा महासचिव एन जी रंगा को बनाया गया। तो ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको करेंगे। तो ये भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कौन सा? चंपारण, बिगू या बरदौली, बिजौलिया? तो था बिजौलिया आंदोलन। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था प्रश्न के विकल्पों के अनुसार, और बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया तथा 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। और अगला है दूसरा, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी या जवाहरलाल नेहरू या गौरीशंकर मिश्र या मदन मोहन मालवीय? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ, तो वो क्या था? किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। तो 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाइयों की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा है, वह प्रदेश कौन था जहाँ पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह था अवध। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। सहजानंद सरस्वती कहाँ से थे? तो ये जो थे वो थे बिहार से, और खुदाई खिदमतगार ये थे NWFP से, और स्वामी रामानंद कहाँ से थे? स्वामी रामानंद हैदराबाद से। और ये अब्दुल हमीद खां जो थे ये दक्षिण असम से थे। इस तरह से आपको मिल जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामानंद या सरदार पटेल? तो वो जुड़े थे स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। अगला है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वह उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। तो एका आंदोलन जो था 1921 और 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में
जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। और 8वां है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बिहार किसान आंदोलन से। अगला 10वां, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो की स्वामी सहजानंद ने। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। 11वां है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 12वां है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो चुना गया NG रंगा को। 13वां है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में किया गया था। ये 1936 है। अगला है, वह कौन कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह जगह थी लखनऊ। और 15वां अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किस संबंधित थे? देखिए, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है बिहार के किसान आंदोलन से, और ये बीपीएससी तो पूछेगा ही पूछेगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी 1950 में। 18वां है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो लिया था जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में। अगला है 19वां, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो वह जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद वो प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और बरदौली सत्याग्रह किस में कौन था? तो वो थे सरदार पटेल। और भारतीय किसान संस्थान में कौन थे? तो वह थे NG रंगा। और बंगाल प्रजा पार्टी में थे अफजल हक। और बसकात संघर्ष किस में थे? वो थे बसकात संघर्ष जो थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 21वां, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 22वां, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बरदौली सत्याग्रह में। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी महात्मा गांधी ने। तो बरदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ था। बरदौली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 24वां, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी की बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो दी थी बरदौली सत्याग्रह में। 25वां, बंगाल के तिभाग किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो वह थी जमींदारों की हिस्सेदारी को सफल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अगला है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो वह था आंध्र प्रदेश में। अगला है, आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था? तो उनका संबंध जो था वो था पोचमपल्ली से। 28वां है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य से। 29वां है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किया था विनोबा भावे ने। अब अगला है ट्रेड यूनियन साम्यवाद दल का। तो VP पहाड़िया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद में बंबई में 2, कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 महात्मा गांधी ने की। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी, और इसलिए भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन करेंगे, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो VP वाडिया ने। VP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। और दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो की महात्मा गांधी ने। और तीसरा है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया देख लीजिए।
अगला है चौथा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1920 में। पांचवा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। छठवां, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन की सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। सत्रहवां है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादी और सुधारवादी मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई तथा दक्षिणपंथी इसमें अलग हो गए और उन्होंने एम एन जोशी और वी गिर के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। आठवां, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारत का पहला भारतीय कौन था? तो वह था एम एन रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। एम एन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। और नौवां है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह मुखिया थे एम एन रॉय। 17 अक्टूबर 1920 को एम एन रॉय ने अवनी मुखर्जी, जो मोहम्मद अली और मोहम्मद सफीफ के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और 10वां है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो वह था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्ट पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम एन राज, श्रीपाद, अमीर डांगे और मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगूर वेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। 11वां है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई है और उपयुक्त अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो वह था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मुकदमे मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 12वां, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, क्या था? वो था 1926 से 39। 40वां है, 1940 से रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो किया था एम एन रॉय ने। और 14वां है, सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। और अब है अगला, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो भारत में बड़े क्रांतिकारी, ये 1919 में हुई थी ना। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, और इसलिए इसे कानून को बिना वकील, अपील, बिना दलील के कानून कहा गया। लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1916 से 21 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरोध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, एक होम रूल लीग का और खिलाफत का और सत्याग्रह सभा का। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां पर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में सी एच सितवाड़, पंडित जगत नारायण व सुल्तान अहमद खां भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया और कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर की इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया
और जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी और 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी और दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। अब क्वेश्चन करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण के सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये कारण था, इसने अधिक लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। अगला दूसरा, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो उसका प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। तीसरा, रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्षण क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। और रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है आपका, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग किया था, दोनों सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन को रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ, ये गलत है और ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। और रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड के। 8वां रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 9वां है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था वो रॉलेट सत्याग्रह था। 10वां है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। 11वां, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 12वां है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो थी रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। 15वां है, 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए? जलियांवाला बाग त्रासदी से। और 16वां है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये शहर था अमृतसर। और 17वां है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो वो जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। 18वां, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। अगला 19वां, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 20वां, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला 21वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 22वां, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवि नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? वो किया था जलियांवाला बाग नरसंहार में। रबी दी क्या था? ये था चौरी चौरा घटना, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड। 25वां है, कथन और कारण देना, देखना कौन सा सही कौन सा गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये जो है ये पहला तो सही है, दूसरा गलत है। असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, इसका कहीं जिक्र नहीं है। और 26वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो दिया था शंकरन नारायण ने। तो 27वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो थे शंकरन नायर। 28वां, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर। 29वां, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कुछ से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, पहले क्या हुआ था? पहले डॉक्टर सत्यपाल को मतलब जेल में गए थे, फिर इसमें जो जलियांवाला बाग है नरसंहार हुआ था, फिर सॉरी पहले अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हुआ
ये हुआ था 213 213 मतलब पहले ये हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर डेट दिया है, देख लीजिए। 23-30 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, उसकी जांच के लिए। और 31वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न से किसने मारा था? तो वो उधम सिंह ने मारा था। 32वां है, लंदन 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को पर गोली किसने चलाई थी? तो चलाई थी उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो मारा था उन्होंने सर माइकल ओ डायर को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 36वां, निम्न की घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो वो था जलियांवाला बाग का नरसंहार। और निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी है, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? वो थी दी रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो घटना चक्र का सीरीज कैसा लगा तो बताइए जरूर। हमारे पिछले चैनल को, जिसमें टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए अपना, और घटना चक्र को भी शेयर करिए। और बहुत ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है। हम इतने वीडियो डाल चुके हैं लेकिन व्यूज़ आते ही नहीं है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि व्यूज़ आएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।